आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर्स के अंदर तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, फिर भी वो चले ही जाते हैं। ये जादू नहीं, लिक्विड कूलिंग का विज्ञान है। 0.0002 मीटर वाइड कॉपर पाइप्स के अंदर कूलेंट तेज रफ्तार से ही घूमता है। ये कूलेंट हर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप से ही गर्माहट खींच लेता है ताकि सिस्टम गर्म ना हो। 1970 के दौर में जब पहले ही हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स आए, टैप फैन के दम से ही कूलिंग करना लिमिट तक पहुंच गया था। आप समझते हैं हवा सिर्फ सरफेस को ठंडा करती है, कोर नहीं। लिक्विड कूलिंग ने इस संकट को सॉल्व किया, जहां कूलेंट हीट को एब्जॉर्ब करके कूलेंट रेडिएटर तक ले जाता है, जहां हवा उससे डिसिपेट करती है। आप सोचिए, एक छोटी पाइप के अंदर कूलेंट 120 लीटर पर आवर की स्पीड से ही घूमता है। ये प्रेशर इतना बढ़ाया जाता है कि हर इंच सरफेस टच होती रहे। ये सिस्टम टिपिकली एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग करता है, जो -15 से 120 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होता है। इसे माइक्रोचिप के अंदर हर थर्मल हॉटस्पॉट न्यूट्रल होता दिखता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में 3 मुख्य भाग होते हैं, पंप, ब्लॉक और रेडिएटर। पंप कूलेंट को सर्कुलेट करता है, ब्लॉक प्रोसेसर के कॉन्टैक्ट सरफेस पार चिप पार थर्मल एनर्जी खींचता है और रेडिएटर यूज हवा में ले जाता है। 240 mm से लेकर 480 mm रेडिएटर साइजेस तक हर डिजाइन एफिशिएंसी में फर्क दिखता है। प्रोसेसर के ब्लॉक के अंदर कॉपर या निकल प्लेट होती है, जिसमें माइक्रोफिन्स होते ही है। हर फिन सिर्फ 0.3 मिलीमीटर थिक होती है, ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया मिल सके। कूलेंट इन फिन्स के बीच में घूमकर हर पार्टिकल से ही हीट खींच लेता है। ये प्रोसेस मिलीसेकंड्स में होता है और इसी स्पीड से ही टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। आप देखते हैं कि एंथुसियास्ट्स अपने गेमिंग पीसीज में लिक्विड कूलिंग लगत है। जब प्रोसेसर 4.5 गीगाहर्ट्ज पर ओवरक्लॉक होता है, तब थर्मल आउटपुट 200 वॉट्स तक बढ़ जाता है। लिक्विड कूलिंग 20 से 25 डिग्री लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिससे ही सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है और हार्डवेयर की उम्र 40% तक बचती है। ये सिस्टम सिर्फ ठंडा करने के लिए नहीं, क्वाइट ऑपरेशन के लिए भी डिजाइन किया जाता है। ट्रेडिशनल फैन बेस्ड कूलिंग 45 डेसिबल तक शोर करती है, जबकि लिक्विड लूप सिर्फ 18 डेसिबल तक। इंजीनियर्स कूलेंट विस्कोसिटी एडजस्ट कार की फ्लो और साउंड दोनों कंट्रोल करते ही है। ये साइंटिफिक ट्यूनिंग हर लैब में टेस्ट होती है। नासा ने 1985 में अपने स्पेस बाउंड प्रोसेसर्स के लिए कूलेंट जेल सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए थे। स्पेस वैक्यूम में एयर कन्वेक्शन काम नहीं करती, इसलिए लिक्विड कंडक्शन हर एकमात्र तरीका था। ये जेल हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाला सिलिकॉन बेस कंपाउंड था, जो एक्सट्रीम प्रेशर और जीरो ग्रेविटी में भी काम करता था। आपको जानना चाहिए, कूलेंट का pH लेवल भी महत्वपूर्ण होता है। 7.5 से 8.0 के बीच pH मेंटेन करने से मेटालिक कोरोजन बचती है। अगर कूलेंट एसिडिक हो जाए तो कॉपर और एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड डिपॉजिट बन जाता है। इसलिए लैबोरेटरी में कूलेंट मिक्सचर को हर 6 महीने में चेंज करना रिकमेंडेड है। एक और सबसे रोचक तरीका है डायरेक्ट डाई कूलिंग, जहां कूलेंट बिना किसी कवर चिप सरफेस को डायरेक्टली टच करता है। ये टेक्निक 5 नैनोमीटर नोड्स पर ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि हीट डेंसिटी हाई होती है। आप समझते हैं, हर नैनोमीटर में टेम्परेचर डिफरेंशियल के 2 केल्विन तक फर्क आता है। इंडस्ट्रियल ग्रेड डेटा सेंटर्स में लिक्विड इमर्शन कूलिंग का उपयोग बढ़ रहा है। पूरी सर्वर रैक्स नॉन कंडक्टिव फ्लूइड में डब जाती है, ताकि हर कंपोनेंट यूनिफॉर्मली कूल हो। ये फ्लूइड 35 to 40 डिग्री पर सर्कुलेट होता है और 98% हीट एनर्जी रीयूज होती है फैसिलिटी हीटिंग के लिए। इमर्शन फ्लूइड जैसे नोवेक्स 7000 और डाइलेक्ट्रिक ऑयल्स थर्मल कंडक्टिविटी 0.07 वॉट पर मीटर पर केल्विन तक प्रोवाइड करते ही हैं। ये फ्लूइड्स इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते ही, इसलिए शॉर्ट सर्किट का डर न है। हाई डेंसिटी सर्वर्स के लिए ये प्रक्रिया सबसे एफिशिएंट बन गई है और 2030 तक स्टैंडर्ड बनने की संभावना है।
आप समझते हैं कूलेंट प्रेशर भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। 1.5 बार से 2.0 बार के अंदर मेंटेन किया जाता है ताकि लीक्स अवॉइड हो। अगर प्रेशर कम बैठ जाए तो कूलेंट स्टैग्नेशन होता है और प्रोसेसर टेम्परेचर स्पाइक करता है। सेंसर्स ऑफ 0.1 साई रेजोल्यूशन हर मोमेंट मॉनिटरिंग करते ही है। हाई एंड GPUs जैसे RTX सीरीज में कूलेंट लूप कस्टमाइज्ड राउटिंग के साथ मिलता है। ब्लॉक के अंदर थर्मल पैड्स और माइक्रोचैनल्स 45 डिग्री एंगल पर कट किए जाते हैं, जिससे फ्लो टर्बुलेंस कंट्रोल होती है। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ये अरेंजमेंट से 15% बेटर होता दिखता है कन्वेंशनल मॉडल्स के मुकाबले। ये सिस्टम्स की ड्यूरेबिलिटी कूलेंट के केमिकल स्टेबिलिटी पर निर्भर करती है। जब कूलेंट 2000 आवर्स कंटिन्यूअस चले तब उसका कलर और विस्कोसिटी मॉनिटर करनी जरूर होती है। इंजीनियर्स ने देखा है कि ग्लाइकॉल आधार कूलेंट 2 साल तक इफेक्टिव रहता है, उसके बाद एडिटिव ब्रेकडाउन शुरू होती है जो परफॉर्मेंस घटत है। लिक्विड कूलिंग की एनर्जी कंजम्पशन भी कम नहीं होती। पंप और फैंस कंबाइंड 10 to 15 वॉट्स पावर लेते हैं, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट सिस्टम का बच है ओवरहीटिंग से। अगर एयरफ्लो बेस्ड सेटअप होता तो प्रोसेसर को 20 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर सहन पड़ता, जो ट्रांजिस्टर लाइफ स्पैन 3 गुना कम कर देता। मेन फ्रेम्स और AI क्लस्टर्स के लिए डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग नेक्स्ट जेन स्टैंडर्ड बन रहा है। 2023 में IBM और इंटेल ने मिलकर 400 किलोवाट रैक प्रोटोटाइप डेवलप किया, जिसमें कूलेंट 17 लीटर पर मिनट सर्कुलेट होता है। ये रैक 1/3 पावर कंज्यूम करता है और हीट रिकवरी 80% तक अचीव होती है। आपने देखा होगा कूलेंट ट्यूब्स ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक से बनाई जाती है। इसे लीक डिटेक्शन और मॉनिटरिंग आसान होती है। RGB इल्यूमिनेशन सिर्फ सदरे के लिए नहीं, कूलेंट फ्लो विजुअलाइजेशन के लिए भी उपयोग होता है। जब कूलेंट में बबल ट्रैप होता है तो लाइट रिफ्रैक्ट करके इशू दिखता है। कुछ एक्सट्रीम मॉडल्स ने लिक्विड मेटल कूलिंग एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, जिसमें गलियम बेस्ड मिक्सचर थर्मल कंडक्टिविटी 40 वाट पर मीटर पर केल्विन तक होता है, लेकिन ये कोरोसिव होता है और एल्यूमिनियम सरफेसेस को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इंडस्ट्री में अब भी ग्लाइकॉल वाटर और फ्लोरोकार्बन ब्लेंड्स सर्वाधिक सरकशत बन जाते हैं। एंड में लिक्विड कूलिंग सिर्फ मशीन्स को ठंडा रखने का माध्यम नहीं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग का प्रतीक है। आपका प्रोसेसर, GPU और डेटा सेंटर सब इस साइलेंट कूलेंट के करिश्मे पार्ट की है। हर ड्रॉप कूलेंट हर सेकंड थर्मल वॉर लड़ता है ताकि आपका डिजिटल संसार बन रुकी बिना गर्म है चले जाए।